हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो 10th क्लास की बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसका 7th चैप्टर रीड करेंगे, जिसका टाइटल है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। और ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में 3 पार्ट हैं, 3 स्टोरीज़ हैं इसमें। फर्स्ट है बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड इज़ कूर्ग एंड थर्ड इज़ टी फ्रॉम आसाम। तो आज हम फर्स्ट स्टोरी है अ बेकर फ्रॉम गोवा, इसको रीड करेंगे। इसके जो राइटर हैं लुइसियो रोड्रिग्स हैं, और अभी हम इस कहानी के अंदर जो राइटर हैं वो हमें गोवा के बारे में बताते हैं कि गोवा में जो ट्रेडिशनल लाइफ है लोगों की कैसी है, और वहाँ पर जो बेकर्स हैं उनकी लाइफ कैसी है, और ये बेकर्स कहाँ से आए थे, और ये किस तरीके से वहाँ पर सेटल हुए, इस चीज़ के बारे में इसमें जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। A baker from Goa. This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. यह एक पेन पोर्ट्रेट है। पेन पोर्ट्रेट का मतलब यानी कि उसको इस तरीके से राइट डाउन करना किसी के बारे में कि वो अच्छे से जो रीडर्स हैं वो विजुलाइज कर सकें, इस चीज़ को इमेजिन कर सकें कि हाँ वो कैसा होगा, तो उसे पेन पोर्ट्रेट बोलते हैं। दिस इज़ ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गॉन विलेज बेकर। तो ये विलेज बेकर, गोवा के विलेज बेकर की ट्रेडिशनल गोवा का जो विलेज बेकर है उसका पेन पोर्ट्रेट है, जो कि जिसका अभी भी समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। हमारी जो एल्डर्स हैं, यानी कि जो नरेटर है, वो कहना चाहते हैं कि हमारे जो एल्डर्स हैं वो अक्सर जो है उनको सुना जा सकता है याद करते हुए, रेमिनिसिंग सोचते हुए, थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट। तो रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली का मतलब होता है वो बड़े चाव से, बड़े प्यार से, बड़े इंटरेस्ट के साथ में पास्ट के बारे में सोचते हैं, ऐसा सुना जाता है उनके बारे में, अक्सर कहा जाता है अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज़ डेज, कि वो जो पुर्तगाली जो समय था पुराना अच्छा, उसके बारे में सोचते हुए, ऐसा सोचते थे वो बड़े चाव से, उनके बारे में अक्सर ऐसा सुना जाता है। द पोर्तुगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, पोर्तुगीज़ और उनकी जो फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड है उसके बारे में, यानी कि एक प्रकार की ब्रेड वाली जो रोटी है उसके बारे में, पाव रोटी जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there। वो उन लोव्स को खाने वाले, उन पाव रोटी को खाने वाले तो शायद चले गए हैं, वैनिश हो चुके हैं, डिसअपियर हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, लेकिन जो बनाने वाले हैं वो अभी भी वहाँ पर हैं। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves। अभी भी राइटर कहता है कि हमारे बीच में मिक्सर हैं, जो पाव रोटी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं तो उनको मिक्सर बोलते हैं। मिक्सर्स हैं, मोल्डर्स हैं, जो उनको सांचों में, मोल्डर्स का मतलब जो सांचे होते हैं पाव रोटी वाले बनाने के लिए, उन सांचों में डालते हैं, और वे जो उन लोव्स को, उस पाव रोटी को पकाते हैं, वो लोग अभी भी हमारे बीच में हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, और वे सदियों पुरानी समय के साथ चलती हुई भट्टियाँ अभी भी जो हैं वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। फर्नेसेस का मतलब होता है किल्न या भट्टियाँ, इसे हम कह सकते हैं कि ये भट्टियाँ वहाँ पर अभी भी हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। इन भट्टियों के अंदर, इन फर्नेसेस के अंदर जो आग है वो अभी बुझी नहीं है। और फर्नेसेस के लिए एक वर्ड बताया था मैंने, किल्न, KILN। किल्न का मतलब भी फर्नेसेस ही होता है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard
इन सम प्लेसेस। जो नरेटर वो कहते हैं कि थर्ड होता है एक बैंगिंग साउंड व्हेन somebody पुट्स his or her stick on the ground hard, so that is thud, that makes third sound। या ऊपर से कोई चीज़ धरती पे नीचे गिर जाती ज़मीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, तो उसे जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे बोलते थर्ड। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। ट्रेडिशनल जो परंपरागत जो बेकर की जो बैम्बू है, जो उसके हाथ में जो डंडा होता है, स्टिक होती है, उसकी जो ठक ठक की आवाज़ है, जो उसके अंदर कुछ लगे हुए हैं आवाज़ पैदा करने के लिए, जैसे जिंगल साउंड उसे पैदा होती है, वो हराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, जो मॉर्निंग में उसके आने की सूचना देता है, अनाउंस करता है, वो आज भी कहता है कुछ स्थानों पर सुना जा सकता है। तो यहाँ पर हेराल्डिंग का मतलब अनाउंसिंग, जो अनाउंस करता है कि हाँ बेकर आ चुका है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हो सकता है कि फादर अलाइव ना हो, फादर मे बी एक्सपायर्ड, बट सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। लेकिन जो लड़का है वो अभी भी अपने फैमिली प्रोफेशन को आगे कैरी करते हैं। These bakers are even today known as पडेर in गोवा। आज इन बेकर को आज भी पडेर के नाम से गोवा में जाना जाता है। During our childhood in Goa, the baker used to be a friend, companion and guide। गोवा में चाइल्डहुड के दौरान जो बेकर था वो हमारा फ्रेंड हुआ करता था, साथी हुआ करता था और हमारा गाइड हुआ करता था। गाइड का मतलब वन हु शोज यू पाथ, मार्गदर्शक हुआ करता था। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। वह एक दिन में कम से कम 2 बार आता था। वंस when he set out in the morning on his sailing round, and then again when he returned after emptying his huge basket। एक बार तो सुबह जब वो अपने सामान को, अपने लॉज को बिक्री करने के लिए वो जाता था सुबह सुबह, और फिर दोबारा वो शाम के समय अपनी उस बड़ी बास्केट को खाली करके वो लौटता था। The jingling thud of his bamboo wake us up from sleep, and we ran to meet and greet him। राइटर कहते हैं कि यहाँ पर उस बैम्बू, उसके हाथ में जो बैम्बू होता था, बैम्बू स्टिक होती थी, उसकी जो जिंगलिंग थर्ड साउंड थी वो हमें नींद से जगाती थी। एंड वी रैन टू मीट हिम, और हम जब, यानी कि जो नरेटर है वो, ये उस समय छोटे थे तो दौड़ करके उसे मिलने जाते थे और उसे ग्रीट करने जाते थे। Why was it so? ऐसा क्यों था? Was it for the love of the loaf? क्या ये लोफ के लिए, उस पाव रोटी के लिए प्यार था? Not at all, बिल्कुल भी नहीं। The loaves were bought by some Paskin or Bastine, the maid servant of the house। कहता है कि उन पाव रोटी को तो घर के किसी मेड सर्वेंट के द्वारा, जिसका नाम पैस्किन या बेस्टाइन था, उनकी जो मेड सर्वेंट थी घर की, उनके द्वारा परचेज किया जाता था। What we longed for were those bread bangles which we chose carefully। हम जिसके लिए, जो नरेटर है, ये लॉन्ग का मतलब होता है इच्छा करना, डिज़ायर करना। ये सिर्फ उन ब्रेड बैंगल्स के बारे में इच्छा करते थे जो कि ये बड़े सावधानी से उसको सिलेक्ट करते थे, चूज़ करते थे। What we longed for were those bread bangles which we chose carefully। और जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा, यानी कि जो नरेटर हैं वो सबसे ज़्यादा जिसके लिए इच्छा करते थे वो थी ब्रेड बैंगल्स, जिसको कि बड़ी सावधानी से ये लोग सेलेक्ट करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। और कभी कभी ये एक विशेष प्रकार की
जो है स्वीट ब्रेड होती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। और जो बेकर था वो अपनी इस सीन के अंदर म्यूजिकल एंट्री करता था। अब उसके पास में जो स्टाफ होता था, उसके पास में जो स्टिक होती थी बैम्बू स्टाफ, स्टाफ का मतलब यहाँ पर डंडे से है, जो स्टिक होती थी उससे आवाज़ करता था, जिसको झंग झंग साउंड जो है उससे पैदा होती थी। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। वो एक हाथ से बास्केट को सपोर्ट करता था अपने सिर के ऊपर और दूसरे हाथ से वो बैम्बू को ज़मीन के ऊपर थंप करता था, बैंग करता था। बैंग का मतलब स्ट्राइक करता था, ज़मीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करता था। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. वह घर की जो लेडी थी उसको ग्रीट करता था, गुड मॉर्निंग कहता था, विश करता था गुड मॉर्निंग, और फिर अपनी बास्केट को एक वर्टिकल बैम्बू के ऊपर रख देता था। Wickets would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. तो नरेटर यहाँ पर एडमिट करता है कि जब ये बच्चे थे तो इनको एक तरफ हल्का फुल्का डांट करके एक तरफ हटा दिया जाता था, और जो लोव्स थी, जो पाव रोटी थी, उसको सर्वेंट को डिलीवर कर दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन ये भी हार मानने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइम अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ, लेकिन ये भी हार मानने वाले नहीं थे और किसी बेंच के ऊपर अथवा किसी मुंडेर के ऊपर, यहाँ पैरापेट का मतलब होता है मुंडेर होती है, जो घर के ऊपर मुंडेर होती है, उसके ऊपर चढ़ जाते थे और बास्केट के अंदर झांकते थे। तो पीप इनटू का मतलब होता है लुक एट, और ये झांकते थे, किसी ना किसी तरीके से उस बास्केट के अंदर झांकते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। मैं अभी भी, नरेटर कहता है कि वो अभी भी उस पाव रोटी की जो टिपिकल, एक विशेष जो फ्रेग्रेंस थी, सुगंध थी, उस गंध को याद कर सकता है। लोज फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, बड़ों के लिए पाव रोटी और बच्चों के लिए बैंगल्स। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। फिर उस समय नरेटर जो थे ये केयर नहीं करते थे कि उन्होंने अपने टीथ को ब्रश किया अथवा नहीं किया, अपने माउथ को वॉश किया या अच्छे से या नहीं किया। एंड वाई शुड वी, नरेटर कहता है कि हम ऐसा करें भी तो क्यों करें। Whom would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush, कहता है कि मैंगो लीफ को तोड़ने का कष्ट कौन ले ब्रश करने के लिए, टूथब्रश बनाने के लिए। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये नेसेसरी क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, टाइगर अपने दांतों को कभी ब्रश नहीं करते। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, गरम गरम चाय आखिरकार इन सब को अच्छे से साफ कर सकती थी। कहने का मतलब चाय पी करके वो बिल्कुल साफ हो जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर बड़े ही फनी वे में जो नरेटर है वो ट्रेडिशनल बेकर के बारे में बताता है और पाव रोटी के प्रति जो स्वीट बैंगल्स थी उनके प्रति जो उनका एक अट्रैक्शन था उनके बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो, और तब तक आप जो हैं अपने सजेशंस भेजा करें हमें। प्लीज़ सेंड योर सजेशंस, फीडबैक, एंड इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन यू कैन call me up. You can raise your queries through WhatsApp. My mobile number is 9962799380. Once more, 9962799380. Thank you. Have a nice day.